राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। वही है वही जो राम रचि राखा, कुकर करके बढ़ा वही शाखा। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा सो नहीं होई। सिया राम मैं सब जानी, जोड़ी जोग पानी। बोले सब रामचंद्र महाराज की जय। आइए आइए, आज प्रेमचंद जी की जयंती मना रहे हैं। प्रेमचंद जी की जयंती मनाई जा रही है। और ये आपको बताना है मुझे, ख़ास तौर से ये सारे अखबारों में मेरे लेख छपे हैं। पहला लेख दैनिक स्वतंत्र भारत लखनऊ से निकला था। उसमें उपन्यास जगत के सम्राट उपन्यास जगत के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की हेडिंग से हमने छापा। दूसरा लेख छपा है जब प्रेमचंद को लखनऊ भाग गया। ये निकला था 31 जुलाई 2004 को, और ये 31 जुलाई 2003 को निकला है उपन्यास जगत के सम्राट मुंशी प्रेमचंद। और ये दैनिक जनसत्ता में निकला है जब प्रेमचंद को लखनऊ भाग गया। इसमें मेरा ही लेख है। फिर उसके बाद ये दैनिक जागरण यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध अखबार है, सब जगह प्रसिद्ध है। उसमें लखनऊ में लिखी गई सवा शेर के हूँ शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद का कहानी लिखा हुआ है। एक और मेरा लेख इसमें छपा हुआ, उपन्यास जगत के आधार स्तंभ है मुंशी प्रेमचंद। ये भी 31 जुलाई 2003 को निकला है, और ये दैनिक जागरण में 31 जुलाई 2004 को निकला। तो आप समझ लीजिए जितने भी निकले हुए हैं ये लगभग 22-23 साल पुराने कटिंग्स हैं, जिनको आज मैंने आपके सामने रखा कि मैं साहित्य जगत में किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करते से बकाता रहा। और हमारा नाम देख सकते हैं, जरा सा आप चाहें तो देखिए, जो इसमें देखें आप, नाम है कहीं पर। ये राधेश्याम राधे लिखा हुआ है। दूसरा ये प्रेमचंद का, इसमें भी देखिए राधेश्याम राधे कहीं पर लिखा हुआ है। राधेश्याम राधे आपको दिखाई पड़ा है। ये जनसत्ता में छपा है 31 जुलाई 2004 को। ये भी उनकी जन्मतिथि पर छपा था अखबार में। इसमें सबसे टॉप पर ही नाम मैंने छपा हुआ, आप देखें राधेश्याम राधे लिखा हुआ, उपन्यास के आधार स्तंभ मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद ये दैनिक जागरण जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दैनिक जागरण में छपा है 31 जुलाई 2004 को। इसमें भी मेरा नाम यहाँ पर देख सकते हैं, राधेश्याम राधे ये लिखा हुआ। निश्चित रूप से ये एक प्रकार का एक विचार विंडो है जो कुछ साहित्यकारों ने इनके बारे में अपनी तरफ से लिखा था, जिसमें कि मुक्ति मार्ग पर बहुत चर्चा हुई, रंगभूमि पर चर्चा हुई, नमक का दरोगा पर चर्चा हुई, ईदगाह, मानसरोवर, पंच परमेश्वर, सेवा सदन, रंगभूमि, ये गोदान, जो पर अपनी अपनी बातें रखी हैं, इनका भी एक झंझट। तो ये इनका जो जन्म है, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था, और 8 अक्टूबर 1936 को
ये ब्रह्मलीन हो गए या उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो 31 जुलाई 1880 को ये पैदा हुए और 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहावसान हो गया। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं 2 मिनट बैठ कर। इसमें प्रेमचंद जी ने एक बात कही है, डर से ईमान की बात नहीं कह सकते हो, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। डर जो डरा वो मरा। सचमुच यह है कि अपनी बात को ईमानदारी से कहने का जिसके पास भी जज्बा है, निश्चित रूप से वो चाहे कहीं रहे उसकी विजय ही होगी, चाहे जितने देर से हो। इस पर उन्होंने चर्चा की है। आइए हम अन्य बातों को लेकर आपके सामने 2 शब्द कहते हैं। एक और भी है अखबार, मुंशी प्रेमचंद की जन्म तिथि का के अवसर पर विशेष का ये निकाला है। एक पेपर ने निकाला था, उपन्यास सम्राट के रूप में मुंशी प्रेमचंद एक अप्रतिम उदाहरण है। ये एक साप्ताहिक पत्र है जिसमें राधेश्याम राधे आपको देखें कहीं लिखा जरूर मिलेगा, राधेश्याम राधे। वो वहाँ दिख रहा, ये राधेश्याम राधे लिखा हुआ आप देख रहे हैं। ये भी एक पूरा अखबार है जो कटिंग के रूप में हमने निकाल रखा था, इसको हमने लगाया नहीं। चलिए आइए हम लोग बात चर्चा करते हैं। साहित्य सेवा में भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि दी, जितनी क्षमता दी, जितना ज्ञान दिया, उन सबको हमने लिपिबद्ध करने की पूरी चेष्टा की और अपने पास, अपने समीप जिन जिन महापुरुषों को, साहित्यकारों को, कवियों को, लेखकों को और संत महात्माओं को बहुत ही निकटस्थ होकर के देखा, उनके बारे में हमने भगवान की कृपा से या भगवान ने ही अपनी कृपा करके ये लेखनी चलवाई, लिखवा दिया। प्रेमचंद हमारी बहुत ही फेवरेट, बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही हृदयग्राही, बहुत ही गजब के लिखने वाले लेखक हैं। पूरे संसार में जो हिंदी जानने वाले लोग हैं, हिंदी साहित्य जगत में ऐसा उपन्यासकार फिलहाल धरती पर दूसरा नहीं हो सकता। यद्यपि बहुत से लोगों ने एड़ी चोटी लगाई और उन्होंने उनकी एक पुस्तक निकलती थी, उस पुस्तक के संपादक बन गए एक धीरेन्द्र कुमार यादव थे, फिर एक सज्जन वीरेंद्र यादव करके हुए थे। इन सब लोगों ने उस पर एक धावा बोल दिया और कहा कि मैं भी प्रेमचंद से कम नहीं हूँ। आखिर में उस वक्त के तत्कालीन कुछ जो वो थे, उपन्यासकार थे या साहित्यकार थे, उन लोगों ने उनका बड़ा विरोध किया। आखिर में वो पत्रिका उनके हाथ से निकल गई। मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं और दूसरा कोई अभी तक बन नहीं पाया। उपन्यास तो बहुत से लोग लिखते हैं, उपन्यास लिखने में और पटकथा लिखने में, अपनी गाथा गाने में, अपने आप को प्रसिद्ध करने में कोई आदमी चूकता नहीं। सोचते हैं कि मुझे ही सबसे पहले पर सम्मान मिलना चाहिए और जब कभी कोई चर्चा चले तो मुंशी प्रेमचंद जी को पीछे ढकेल कर हम ही सबसे बड़े उपन्यास सम्राट हैं। लेकिन हो नहीं सकता। प्रेमचंद की सबसे बड़ी खास जो बात थी कि उन्होंने चाहे कहानियाँ जितनी भी लिखी, हम शुरू से बताना चाहते हैं। इंटरमीडिएट में मेरे यहाँ श्रेष्ठ कहानियाँ थी और हाई स्कूल में जो थी वो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ थी। कहानियों में ईदगाह है, जुलूस है, रामलीला है, दो बैलों कथा है, बड़े भाई साहब हैं, गुल्ली डंडा है और सवा सेर गेहूँ है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, अन्य और भी बहुत से चर्चाएँ हैं, वो कहानियाँ हैं जिनके ऊपर प्रेमचंद ने बहुत कुछ लिखा। और ऊपर दूसरे इंटरमीडिएट के में जब आया तो उसमें ऑप्शनल के रूप में जो पुस्तक थी उसके अंदर कफन नाम की कहानी देखा। एक इनका एक उपन्यास, एक कहानी और थी जिसके अंदर उनका हमारे बच्चों के क्लास में चलता था, उसके अंदर भी वो अच्छी से अच्छी बहुत बड़ी बात लिखी गई थी। उस उपन्यास को, उस कहानी को मैंने पढ़ा। हमारे कोर्स में जो उपन्यास चलता था उसका नाम था गबन। गबन हमने देखा, गोदान देखा, रंगभूमि देखी, मंगलसूत्र देखा, वरदान देखा और बहुत से ऐसे हैं जिनका वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। लेकिन सचमुच यही कह सकते हैं कि इन सभी उपन्यासों के बीच में मुंशी प्रेमचंद, श्रीदेव प्रेमचंद चौड़ों में सिर झुकाते हुए राधेश्याम कहना चाहता है कि जिस कहानी पर वो कुछ कलम अपनी चलाते थे
जिस कहानी पर अपने, जिस उपन्यास पर अपनी कलम चलाते थे, वो कलम कालजयी बन जाती थी। उनके अक्षर जगत में अमिट बन जाते थे। जो कुछ वो पात्रों के माध्यम से लिखते थे वो स्वयं पात्र बन जाते थे। पात्रों की व्यथा कथा, पात्रों की अंतरंगता, पात्रों की संवेदनशीलता, पात्रों की बिरंगी चाल, पात्रों की खलनायकी, पात्रों की नायक और नायिका का जो चरित्रण होता था, उसको जिस मर्यादा और जिस ईमानदारी के साथ मुंशी प्रेमचंद ने लिखने की चेष्टा की, वो भाई साहब अद्वितीय है। अद्वितीय है। लिखने वाले तो बहुत सारे पढ़े हैं आज की तारीख में, सब उपन्यास लिख रहे हैं। मैंने भी 2-3 उपन्यास लिखे, लेकिन अभी एक भी छपा नहीं पाया। अब आप पूछे क्यों? सबसे बड़ी समस्या ये है कि पैसा नहीं, सबसे बड़ी समस्या। प्रेमचंद जी के साथ भी बहुत बड़ी समस्या थी। हमने डॉक्टर संपूर्णानंद की एक लेख पढ़ा था, जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो उन्होंने राष्ट्र प्रेम नाम की एक लेख था जो इंटर में चलता था हमारे। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि सच्चा साहित्यकार वही है जो जनता से भरपूर। कितनी बड़ी बात है। और निश्चित रूप से हम लोग क्या कहूँ, मैं अपने आप ही कहना चाहता हूँ कि पैसे की बड़ी किल्लत रही, जीवन पर्यंत रही। हम जब विद्यार्थी जीवन में आए तब भी पैसा है, कल कैसे काम चलेगा? आज की रोटी कट गई, कल सुबह क्या होगा? कल सुबह अगर हो गया तो शाम को क्या होगा? दिनचर्या बहुत ही दुर्दमनीय परिस्थिति में गुजरी। सांस कोई शांति प्रियता के साथ नहीं, लेकिन जिंदगी जलधारा की तरह बहती गई, रोड़े आते गए, ठहराव होता गया, प्रवाह होता रहा, और करते करते हम जीवन के 75% पर आ गए। सच बता रहा हूँ आप, आत्मनिर्भरता के नाम पर कुछ प्रेमचंद ने हमारे लखनऊ में रहे। मज़े की बात यह है, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। जिस मकान में वो रहे, यहाँ पर लालकुआं एक मोहल्ला है, लालकुआं ही के ठीक अंदर गली में छितवापुर पजावा नाम की एक जगह है, जहाँ पर मैं पैदा हुआ। और उसके बाद में उस मकान को छोड़ने के बाद जब एक मकान में हम किराए पर आए रहने के लिए, तो वो शिव प्रसाद यादव का मकान था। उसमें कभी प्रेमचंद आकर रहे थे, और उसी मकान में निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी में निराला रहे थे। और सौभाग्य की बात देखिए कि जब कभी हमारा समय आया तो हम भी उसी महापुरुष के उस कोठरी में रहने के लिए गए। मजे की बात ये देखिए, आप सुनकर आश्चर्य होगा कि बनारस में हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं। उनके यहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नहीं कह सकते, घरेलू कुछ ये था, विवाहिक वगैरह। उस सिलसिले में मैं वहाँ गया था, तो वो वहीं रहते थे जहाँ पर प्रेमचंद ने अंतिम सांस ली थी। उस मोहल्ले का नाम था राम कटोरा मोहल्ला में हम गए। हम तो अपने आप को यही सोचने लगे कमाल है साहब, लखनऊ में भी हमने उनको अपने पास देखा, और यहाँ राम कटोरा मोहल्ले में भी उनके अस्तित्व को, उनके घर द्वार जो देखा। बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। 1880 में उनका जन्म हुआ था, 31 जुलाई 1880 में जन्म हुआ, और 8 अक्टूबर 1936 को वो इस संसार से सदा के लिए विदा हुए। इस बीच में जितने भी उपन्यास लिखे वो अपने आप में अप्रतिम है, उनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। नमक का दरोगा देखते बनता है, कफन, ईदगाह, 2 बैलों कथा, 1.25 सेर गेहूँ, ये कहानियाँ हैं। बरदान नाम की जो उपन्यास है वो मुझे बहुत पसंद आया। आप विश्वास मानिए, मैंने उसको कम से कम 4-5 बार पढ़ा। जितनी बार पढ़ा, हर पेज पन्ना पलटने इसमें एक बार आंसू अगर नहीं टपका तो क्या है बरदान? बरदान क्या है? बरदान की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि इसको पाठक जितनी गहराई से, अंतर्मन से उसको हृदयंगम कर लेता था तो रोए बिना नहीं रह सकता। मुझे बहुत पसंद आया बरदान। अगर कभी आपको मिले तो आप इसको पढ़ गए। बहुत छोटी सी उपन्यास है, लगभग 118 पेज, उसमें शायद मुश्किल से होंगे। बहुत अच्छा पढ़ा। गबन तो हमारे कोर्स में था, मैंने उसको पढ़ा। गबन में भी रमानाथ
और जालपा नाम की नायक नायिका हैं। और गमन कैसे हो गया, जो जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर किसी तरह से जो भी हुआ पैसे कौड़ी की लेखन में कहीं पर त्रुटि आ गई और ये हुआ कि पैसा उतना शॉर्ट पड़ गया, हो वाला मच गया, पैसा मार दिया बस गमन कर लिया। आखिर में सब खुल गई, सब कुछ हो गया। लेकिन गबन नाटक पर जितना भी उन्होंने लिखना चाहा लिखा। पूस की रात गजब की रात है वो। बूढ़ी काकी 100 बार बूढ़ी काकी अगर आ जाए और मैं अगर मत्था अपना उनके चरणों में रख दूँ तो समझिए कि मैं तो धन हो जाऊँगा, वो चरण दोबारा कभी मिलेंगे नहीं। बूढ़ी काकी ने जितना सकता है, उसके अंदर भी रमानाथ नाम के सज्जन है, वो उसका भतीजा है बूढ़ी काकी का। उनके बेटे का मैं इसी पे बोल दे रहा हूँ, कफन पर ही। कफन माने एक प्रकार का एक यूनिफॉर्म होता है जो आदमी की मृत्यु के बाद उसी का इस्तेमाल होता है। और प्राय लोग कहते हैं कफन में जेब नहीं होती, नहीं तो पता नहीं लोग कितना सामान यहाँ से उठा के ऊपर ले जाते हैं। तो वो बहुत ही प्लेन होता है, बिना सिलाई के सब कुछ कह रहता है, पार्थिव शरीर को साथ उसका संबंध रहता है। बूढ़ी काकी ऐसा कफन की बात मैं कर रहा हूँ। कफन में जो नायक नायिका हैं उनकी स्थिति है कि एक बहू है जो गर्भवती है और लड़का है जिसकी वो बीवी है, ससुर है जो मजदूरी करते हैं, दोनों बाप बेटे मजदूरी करते हैं। उनके घर में संतान उत्पत्ति की स्थिति आ गई है और वो गर्भवती है। लेकिन दोनों पेक्कड़ हैं। दोनों काम करके आने के बाद एक एक कुल्हा जाके शराब पी के आते हैं। जाड़े का महीना है तो अलाव जला करके बैठ कर शराब पी रहे हैं, आलू भून के खा रहे हैं। अंदर प्रसव पीड़ा से पीड़ित जो घर की बहुरानी है वो तड़प रही है और उन दोनों ससुरों को नशे के झोंक में उनको अस्पताल तक ले जाने की स्थिति में। और दोनों बाप बेटे बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर मर भी गए, मर जाती है कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या चंदा मांग लेंगे। अगर किसी को बुरा लगेगा कि डेड बॉडी नहीं उठ रही तो लोग मोहल्ले वाले उठा देंगे। लेकिन अभी जो मौज आ रही है शराब पीकर आलू खाने की, उससे उसका छुटकारा नहीं है। कितनी निर्दयता, कितनी निर्ममता, कितना आसक्ति, व्यसन के प्रति आसक्ति। और उस व्यसन के प्रति आसक्ति के साथ दोनों की एक ही मंतव्य है बाप बेटे का कि वो उसको मरते हुए देखना चाहते हैं। ये स्थिति आती है कि वो जो महिला है जिस हिसाब से चीख रही होगी, क्योंकि प्रसव पीड़ा के बारे में आपको हिंदी में बता दूं, जो लोग हिंदी भाषा जान लें। परसव पूरा शब्द विच्छेद कर दीजिए। पर मैंने दूसरा और उसके बाद सौ मैंने लाश, 100 मैंने मिट्टी, 100 मैंने डेड बॉडी, 100 मैंने मृतक शरीर, 100 मैंने पार्थिव शरीर। कि दूसरा शरीर प्रसव पीड़ा में मिलता है। जीवन के अंदर एक नया जीवन पलता है, जीवन के अंदर एक नया जीवन पलता है और वो कल का सवेरा देखने के लिए अंदर ही अंदर, पेट के अंदर, गर्भ के अंदर तड़पता है किसी तरह से मुझे बाहर, इस नरक से बाहर निकालो, हे भगवान मुझे नरक से। और जिस तरह से वो हाथ पैर फटफटाता है, जो नवजात शिशु दिखाई नहीं पड़ रहा, उसकी पैर की चोट से उसकी माँ को बहुत तकलीफ होती है, वो भी तड़पती है। जी, इस बात को हमें रामचरितमानस में उस वक्त पढ़ा जब गोस्वामी ने लिखा बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। अरे बांझ स्त्री को क्या मालूम कि प्रसव पीड़ा क्या होती है। अब ध्यान रखिए, आज की तारीख में प्रसव पीड़ा किसी को नहीं मालूम। जितनी भी स्त्रियाँ हैं गर्भवती होती हैं, लाखों रुपए के बिल पास हो जाते हैं और उनके चीरफाड़ करके 2 मिनट बाद, और बहुत बड़े कहना चाहिए बड़े शान और स्वाभिमान के साथ बड़ा अवसर ऊँचा कर कहते हैं सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, अब नॉर्मल हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, ऑपरेशन हुआ, इंजेक्शन लगा दिया, जगह काट दी, बच्चे को बाहर निकाल दिया। उनको क्या मालूम प्रसव पीड़ा क्या होती है। प्रसव पीड़ा तो हमारी माता जी को पता था।
प्रसव पीड़ा तो अतीत के जितने भी माताएं थी उनको मालूम था। घर में अगर 4-4, 5-5 बच्चे पैदा हुए तो अगर 5 बार प्रसव पीड़ा हुई, उस प्रसव पीड़ा का अंदाज से मिल गया। तो उसमें प्रसव पीड़ा में वो महिला का अंत हो जाता है और वो दोनों भाग खड़े होते हैं मजदूरी करने के लिए। बाद में फिर जो घर बाहर के लोग जो है उसकी डेड बॉडी उठाते, बड़ा विभत्स कांड था जिसको सुनने लिखा। बूढ़ी काकी का भी यही स्थिति थी। बूढ़ी काकी के पास पूरी संपदा है। रमानाथ को उन्होंने उन्हें खरीद कर लिया, गोद ले लिया और अब उनके गोद लेने के बाद उन्हीं की संपदा पर वो रहता है। लड़के की शादी हो रही है, तिलक उससे पहले तिलक लगाने के लिए लोग आए हुए लड़की वाले। घर के दरवाजे के सामने पूरी पकवान चल रही है, अगले बरामदे में खान पान सब चल रहा। बूढ़ी काकी जो है वो बैठी बैठी जवान चट्टा रहे, बहुत अच्छा बना थोड़ी, क्या पूड़ी होगी, क्या गोल गोल डब्बा होगा, क्या सब्जी होगी, क्या आलू होगा, क्या मिठाई होगी, वाह बहुत मज़ा आएगा। वो ये सोचते सोचते अचानक खिसकते खिसकते चल नहीं पा रही, कमर टूट गया। खिसकते खिसकते वो वहाँ पर आ गई जहाँ हलवाई खाना बनाया था। ओफो, रामानाथ ने जब देखा कितनी भीड़ भाड़ है, खान पान चल रहा, सारे सब तिलकियाँ आए हुए हैं और उनके बीच में ही बूढ़ा आकर के नाक कटा रही हैं, बड़ी बेइज्जती हो रही। वो उसने आवाज़ में लिखा था, उनको उठाया गोद में बूढ़ी काकी को और ले गया, काल कोठी उठा कर धम्म से पटक दिया। अब निकल के बाहर मत जाना। बूढ़ी काकी चुप हो गई, चुप हो गई और फिर कहने लगे, कोई बात नहीं भगवान, अरे हमारे बच्चे तो हैं, कोई काम होगा, ज़्यादा काम हो सकता है, हम बेकार वहाँ क्यों चले गए, बेकार नहीं जाना चाहिए था, हमारी गलती है। बच्चे ने जो किया बहुत अच्छा किया। उनके दिल में श्रद्धा की तो सीमा नहीं है। वो धम से पटक देने के बाद, धिक्कार तिरस्कार के बाद, कुंठाग्रस्त होने के बाद भी वो अपने संतान, अपने गोद लिए हुए संतान के पक्ष में बोले। उसी समय उसकी एक लड़की है, वो उसके पास गुड्डा गुड़िया का पिटारा है, वो लेकर के आती है, उसमें गुड्डा गुड़िया भी है रखा हुआ है। और वो गई हलवाई से 2 पूरी सब्जी मांग के लिए कि हमारा गुड्डा गुड़िया खाएगा। ला करके उसने दादी को दिया और कहा, काकी, दादी काकी जो भी कहो, लो खाओ, देखो कैसा है, गुड्डा हमारा खा जाए, गुड़िया भी खा ली, तुम खाओ। अब जब उन्होंने खाया, जो भी चखाओ, जमान में एक तासीर बढ़ गई और बाद में जी जाने लगा कि 2 पूरी से तो काम चलेगा नहीं, पेट में खाना मिलता तो ठीक था। इतना सोचने के बाद फिर एक प्रयास उन्होंने किया, दिमाग काम कर नहीं रहा और वो दोबारा फिर प्रयास करती हैं और वहीं हलवाई के पास पहुँचती। अब की बात तो जो और हुआ उससे ज़्यादा अनर्थ हुआ। वो बहुत गुस्से में लेकर के आया इनको, दोबारा फिर उसी में कोठी में उठा के धम से गिरा दिया और कहा निकल के बाहर न जाना, लो मैं नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। दादी कान से सुन नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही, लेकिन विचार एक ही चल रहा कि बच्चे ने जो काम किया ठीक किया, उसको ऐसे ही करना चाहिए था, क्योंकि हम ही नालायक हैं, हमको वहाँ जाना नहीं चाहिए। अरे भाई कामकाज में कहीं घर में कहीं जाकर हम लोग बुढ़ी बुढ़िया क्या करेंगे, नहीं जाना चाहिए। भगवान हमको तुम बटोर लो, वही ठीक है। सब कुछ क्षण तक सोचने में चाहे बात विचार की संघर्ष की बात, आपसे अपने मन को समझाने की बात में अचानक समय काफ़ी गुजर गया और जितने भी खिलाती पिलाती आए थे वो सब चले गए। लालटेन उस वक्त फोकस थी, बिजलीकरण नहीं था, विद्युतीकरण नहीं था, तो दरवाजे पर टंगी हुई थी लालटेन। ये सब मैं चित्रण बता रहा हूँ, कथा में लिखा हुआ। तो हुआ ये कि काकी जो है निकल के आती है, टिम 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 टिमाती रोशनी है। गुड़िया जो थी, जो बेटी थी, वो पोती, मतलब वो भी कहीं अपने माँ बाप के पास हो गई और रामानाथ अपने बच्ची को लेकर के, उसकी पत्नी अपना कमरे में सो रहे हैं और 1-1:30 बजा है। अब यहाँ पर एक चित्रण खींच रहे हैं प्रेमचंद, तारे टिमटिमा रहे हैं,
चांदनी रात है, बहुत ही सुंदर सा दृश्य है। मंद मंद गति से मंदराचल पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं मन को एक बार आह्लादित करें। इतना सुंदर मनोरम दृश्य है। इस मनोरम दृश्य के अंदर एक जो अपने घर की मालकिन है, घर की जो बहुत ही स्वामिनी है, हाय देखो क्या हुआ, क्या हो गया। प्रेमचंद कह रहे हैं, मैंने देखा कि जहाँ पर जूठे पत्थर पड़े थे वहाँ पर बूढ़ी काकी पहुँच चुकी, और पत्तलों में जो कुछ खाना छोड़ गए थे लोग खाने वाले, उन पत्तलों से बीन बीन करके खा रही, बीन बीन के खा रही और चटकोरे ले रही। काकी जी कितना अच्छा बना, कितना अच्छा बना, बहुत बढ़िया हमारे बेटे ने किया। और झूठन चाट रही, पत्तल चाट रही। प्रेमचंद ने बहुत ही रुलाते हुए शब्दों में लिखा, यही है जिंदगी कि सब कुछ अपना होते हुए भी भिखारी से बदतर जिंदगी जी रहे, दूसरे का जूठन खाकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना दुर्भाग्य की एक बहुत अंतिम चरम सी बात। इससे बड़ा कुछ दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सब कुछ अपना होते हुए भी आज खाने के लिए पत्थर चाटना पड़ा। ये सोच रहे थे, ये प्रेमचंद जी लिख रहे हैं। उसी बीच में वो रमानाथ क्या नींद टूटी, जहाँ से पत्तल खड़ा हुई ना, तो रमानाथ उठने, अरे ये क्या हुआ, काकी कहाँ गए देखने के लिए। तो जूठे पत्तलों के ढेर में काकी बैठी हुई और खा रही, जूठे खा रही। रमानंद अपनी गलती को रियलाइज करते हुए, महसूस करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। पहले मुझसे बहुत गलती हुई काकी, आप ना होती, आपका ये घर न होता, आपकी तो ये बेटा आपका किस काम का, हमसे जो भी भूल हुआ मुझे क्षमा कर दो। और एक बहुत से सुंदर से थाली में सारे पकवान सजा करके लाया खिलाने के लिए। तो प्रेमचंद लिखने का सजा उससे क्या लाभ। अब इस सोने की थाली में, चांदी की थाली में खाना खिलाने से क्या लाभ, जब पेट की तृष्णा भर गई, अतृप्त आत्मा भर गई जूठे खाकर, तो तुम्हारा सोना चांदी वाला थाली पूरी पकवान महत्व ही नहीं, कुछ कोई मानी नहीं। भगवान करे कभी ऐसा जीवन में किसी के ना आए, बूढ़ी काकी जैसी ज़िंदगी किसी की ना हो, नहीं तो जीवन भर कहने को रह जाएगा कि सब कुछ अपना होते हुए भी बेगानी है कोई नहीं। ये प्रेमचंद का उपन्यास, प्रेमचंद की कहानी है। कपल लाखों बार इसका मंचन हुआ है और लाखों बार इस पर चर्चा हुई, लेकिन मैंने जिस बात बोला था मंच पर, आप विश्वास मानिए श्रोताओं की आंखों से आंसू छलक रहे थे, और बीच बीच में जो कह रहे थे, क्या खूब लिखा, क्या खूब आपने कहा, आपको ये साधुवाद बताई। मैं हाथ जोड़े खड़ा था कि प्रेमचंद को धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने कफन लिख कर हम आप लोगों के सामने एक बहुत शिक्षात्मक संवेदनात्मक सोचने के लिए व्यवस्था करने वाली कहानी है। इसका वो भूमिका की छोटा मोटा ऐसे बहुत सी कहानियाँ उनकी लिखी हैं। वरदान में प्रेम का चित्रण है, खासतौर से प्रेम का चित्रण है, उपन्यास है। उसमें दो प्रेमी हृदय हैं और उन दोनों प्रेमी हृदयों का जो वर्णन किया गया है, अरे बाप रे बाप। प्रेम तो सभी लोग करते हैं भाई, किया होगा, ऐसा तो कोई है नहीं जिसने प्रेम नहीं किया, और कोई दावा भी नहीं कर सकता कि हमने प्रेम नहीं किया। लेकिन उसमें प्रेम की जो परिचय दिया गया, वो प्रेम अपने आप में अनूठा है। लेकिन ये अनूठा ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इमोशनल है। आज के इलूलू वाले प्रेमी नहीं, ओछे और छोछरे किस्म के प्रेम का वर्णन उसमें बिल्कुल नहीं। जो ताप है, जो पीड़ा है, पानी की ललक है, झलक है, वेदना है, संवेदना है, जो बिना की अग्नि जल रही है
और उसके लिए कितनी उसको कठिनाई झेलना पड़ रहा। इन सब चीज़ों का जो चित्र है वो उपन्यास में एक उनका उपन्यास है निर्मला, जिसको दूरदर्शन ने सीरियल में बनाया था। वो भी बहुत मार्मिक चित्र है देखने वाला। बेमेल शादी हो गई थी, निर्मला की कुंवारी है और जो दूल्हा है उसका वो बुजुर्ग है और उससे उसकी उम्र में दुगने अंतर है। कहानी उपन्यास को आप लोग पढ़ के देखिए, सब समझ में आएगा। लेकिन अब समय, सबसे बड़ी बात यह है कि समय किसी के पास नहीं। अभी कल हमने बताया गूगल जैसे बाप ने, गूगल जैसे गुरु ने जब सबका दिमाग ख़राब कर दिया तो संवेदना कहाँ रही। अरे मैं किसी मशीन के अंदर संवेदना हो सकती है? किसी मशीन के अंदर कहीं अपनापन हो सकता है? मशीन तो मशीन है, आप क्लिक दबाइए, आप जो चाहते हो निकाल बाहर कर देगा। लेकिन जो भावार्थ है, जो शब्दार्थ है, जो उसकी भावभूमि है, जिसके अंदर जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति की अभिव्यक्ति को समझा जा सकता है, वो गूगल नहीं दे सकता, कोई प्रणाली नहीं दे सकती। दे सकता है तो केवल सजीव, निर्जीव बिल्कुल। तो ये प्रेमचंद के बारे में हमने आज बता दिया, बहुत कुछ तो नहीं बता पाए, ये उपन्यास का चर्चा कर दिया। इतना हमारा लेख इसमें छपा था वो हमने आपके सामने रखा। भविष्य में फिर कभी चर्चा होगी, हम आप उनकी कहानियों पर चर्चा करेंगे। तो ईदगाह जो है, बड़े भाई साहब जो हैं, 1.25 सेर गेहूँ हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। शतरंज के खिलाड़ी एक फिल्म भी आई थी, उसी उन्हीं के बनी हुई थी। उन सब पर कभी चर्चा होगी। लेकिन सवाल यह है कि चर्चा करें तो किसको सुनाएं। एक बहुत दुख के साथ मैं फिर कहना चाहता हूँ, कहानी ख़त्म करते करते, कि अब हमारे कथन को सुनने वालों की संख्या लगभग न के बराबर होगी। क्योंकि आदमी पेड़ निकल आया, 1 मिनट में कफन, 1 मिनट में बूढ़ी काकी, 1 मिनट में मंगलसूत्र, 1 मिनट में कफन, 1 मिनट में फला, 1 मिनट में ढाका। इस तरह से नहीं होता। ज्ञान गम्यता, ज्ञान की गहराई, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पीठ, इसकी परिभाषा जिनको नहीं मालूम उनके लिए प्रेमचंद भी 2 कौड़ी का बता रहा हूँ। उपन्यासकार यहाँ पर हैं लखनऊ शहर में, जाने माने, बहुत सारे विद्यार्थी उनको गुरुजी कहते हैं। वो मेरे से 96 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। आप सब लोग जानते होंगे, डॉक्टर भीष्म, अब तो डॉक्टर साहब हो गए, डॉक्टर भीष्म, महेंद्र भीष्म नाम है, पूरा नाम उनका महेंद्र प्रसाद अवस्थी है। डिप्टी रजिस्ट्रार है हाई कोर्ट के अंदर, शायद एक्सटेंशन हो गया, अभी रिटायर नहीं हुए। कई उपन्यास लिखे, खासतौर से किन्नरों के बारे में लिखा। तमाम सारे लड़कियाँ लड़के जो हैं वो किन्नर जानने के लिए उनके पास आ जाते हैं। बहुत से उन्होंने अंचल मंचन किए, हमने भी थोड़ा बहुत देखा। मैं एक दिन उनके घर भी गया था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था किन्नरों को बोलने के लिए। मैं बोल के आया था, 20 मिनट बोला था। वैष्णव गुण नाम की एक संस्था है इनकी, उसमें वो उसका चैप्टर है। तो कहने का मतलब है कि उपन्यास लिखने वालों की संख्या कम नहीं है, जितने भी लोग हैं सब लिख रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद नहीं मिल सकता कोई। चलते चलाते मैं एक बार फिर कह दूँ, प्रेमचंद इतने गरीब थे कि जो किताबें छपी, उन किताबों का रॉयल्टी मांगने के लिए एक बार वो वहाँ गए दिल्ली। ये बात बता रहे हैं हमारे अम्मी यहाँ हैं नहीं उस धरती पर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शंभू दयाल जी, डॉक्टर शंभूनाथ जी कह रहे थे कि वहाँ गए, वो कैनाट प्लेस है दिल्ली में एक जगह नाम, उसी के किसी मंदिर पे वो रहता था प्रकाशक। बुलाया होगा उन्होंने, तो उनका होलिया दिखाया था कि कुर्ता पहने में, धोती जो है वो घुटने तक है, आधी धोती हुई, फटा हुआ चमड़ौसा जूता है और अंगूठा लपेटे हुए गए हैं पैसा मांगने के। उसने ऊपर से खिला दिया, कौन है भाई? उन्होंने कहा कि कह दो जाके कि प्रेमचंद आए हैं, वो अपने जो उपन्यास है उसकी रॉयल्टी मांग रहे हैं। वो नीचे उतर के आया, उसने कहा कौन प्रेमचंद भाई? कौन प्रेमचंद? मैं किसी प्रेमचंद को नहीं जानता, हम कोई पांडली में किसी दूसरे से मिले, जाइए दोबारा कभी ना आइए। प्रेमचंद जी भूखे थे, प्यासे थे, एक घूंट पानी पिलाना दिलाना कोई था। उन्होंने कहा कि वो कैसे हो?
दोबारा टिकट लेकर या बेटिकट जैसे भी हो घर लखनऊ चले आए। लम्हे एक जगह है नाम, उनको तब वो हो गया था, पेट में अल्सर हो गया था। जिस वक्त उनका स्वर्गवास हुआ, वो बता रहे हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, वो बहुत बड़े कथाकार थे और चीफ सेक्रेटरी तो थे ही, तो कहने लगे कि ये स्थिति आई कि भाई उनकी लाश को उठाने के लिए पानी बरस रहा, उनकी बॉडी को उठाने के लिए 10 आदमी नहीं मिले। जिस किसी ने भी सुना उनके शब्दों में बोला है, अरे वो मुंशिया मर गया, वही कैसवा कैस थे ना, तो वो मर गया। अब भाई पानी में कौन जाएगा। कनका घाट पर उनका वो पार्थिव स्वरूप जलाया जाएगा। बताते हैं 10-11 लोग बड़ी मुश्किल से मिले थे, उनकी बॉडी को उठा के लेके गए थे। कहने संसार में जिसका नाम है, जो अमृत को प्राप्त कर रहा है, जिंदगी जब तक यहाँ पर साहित्य जगत की रहेगी, वो दैदीप्यमान सितारा हमेशा चमकता रहेगा। लेकिन मरते समय 4 आदमी भी इसको कंधे देने के लिए नहीं मिले। ये दुख है, यही है स्थिति, सच्चाई यही है। आदमी लोग पगले झाड़ते हैं। अगर कोई किसी की डेथ घर में हो जाती है तो एक बार पूछना है कब तक रहे, कहाँ ले जाएंगे। अगर किसी ने कहते कानपुर ले जाएंगे, गंगा घाट ले जाएंगे, तो धीरे से कट जाता है। अगर कहा जाए लोकल में ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, उसी समय पहुँचेंगे, चलो वही लोग पहुँचेंगे। मतलब 100 यात्रा से कोई लेना देना नहीं। संवेदनशीलता से करो। और उनके उपन्यास के बारे में जो बता रहा हूँ मैं, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा था, तो मैं उनके लड़का अमृत राय सूचना विभाग में डायरेक्टर के पद पर थे। मैं एक बार किसी काम से मिलने के लिए गया, तो उन्होंने मुझसे बातचीत में ऐसे प्रेमचंद के बारे में हमने कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पुस्तक है उनकी लिखी हुई, तो कहीं मैं आपको प्रेजेंट कर दूँ। हमने कहा बहुत बहुत आभार, दे दीजिए। तुरंत उन्होंने मुझे कलम की सिपाही नाम की पुस्तक जो थी वो मुझे दिया। एक डॉक्टर साहब थे हमारे, जो माननीय प्राध्यापक तो थे, मुझे बहुत मानते थे। उन्होंने भी एक पुस्तक मुझे दी थी इनके प्रेमचंद के बारे में पढ़ने के लिए। तो कहने का मतलब है, मैं साहित्यकारों के बीच में रहा, संत महात्माओं के बीच में रहा, विचारकों के बीच में रहा, लेकिन नास्तिक वालों को, वामपंथी वालों के लिए, जो तर्क करने वाले लोगों के बीच में मैं कभी नहीं गया, कभी गया नहीं। उसकी वजह सिर्फ एक यही रही कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर जो 3 तिकड़म है, उसमें हमारी ज़बान तो खाली जाएगी, साथ साथ बेइज्जती भी संभव है। ऐसी स्थिति में हमने यही सोचा कि अपनी किताब पढ़ो। बेस्ट फ्रेंड है अगर कोई पुस्तक, तो पुस्तक का सहारा लीजिए, आप लोग पढ़िए, प्रेमचंद की कहानी जरूर पढ़िए, जितनी भी कहानियाँ हैं पढ़ डालिए, क्या समय निकाल के आप, मैं समझता हूँ आप धन्य हो जाएंगे। हमारा कहा हुआ धन्य हो जाएगा, भले ही हम धन्य हो चाहे न हो। इन्हीं शब्दों के साथ राय शामरादे आपको हृदय से नमन करता है। और आप पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, बहुत पढ़िएगा। प्रेमचंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आप सब लोगों की जय जयकार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।